पाठ 11। मेरा विद्यार्थी जीवन। सत्य और अहिंसा का बीजारोपण गांधी जी के जीवन में बाल्यकाल से ही हो गया था। सदाचार में चूक होने पर उन्हें रोना आ जाता था। सत्य मार्ग के अनुगामी गांधी जी किसी से वही बात कहते थे जिस पर वह खुद अमल करते थे। वस्तुतः गांधी जी का जीवन दर्शन शिक्षा का भंडार है। शिक्षार्थियों के लिए गांधी जी का यह संस्मरण एक अनमोल उपहार के समान है। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम संपादन हमेशा करता रहता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और पांचवें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 10 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सौरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बहुत ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का तो दुख न हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का महादुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय दोरावजी ऐदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजिमी कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। लाजिमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी न जाता था। न जाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत से अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई थी, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों माफी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न रहा। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना हो गया। मुझे इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मन मसोस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में मैं जुर्माना माफ करा पाया था। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा भी भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होने की जरूरत नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका।
हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है। खत सुधारने के लिए लेखक कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी तरह अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाए। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा लेने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी है। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वह निभा लेते हैं। बालकोचित स्वभाव से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं अधिक संस्कृत न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं। यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाए और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोझ हम पर न हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप न मालूम हो, बल्कि उसमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल में तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरे मन उससे संबंध में उदासीन हो गया। वहां से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा न मिली, परंतु जो चीज मुझे हवेली से न मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है, उसका कारण यह रंभा दाई का बोया हुआ बीज ही है। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन न हो पाया। महात्मा गांधी।